अगर आप इन चंद पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो आप अपने इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ जाओगे। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर कैसे आ सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर अब मिडिल क्लास लोग काफ़ी ज़्यादा गलती भी करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट भी है। ट्राई टू अर्न, नॉट टू लर्न। जी हाँ गाइस, जो कि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग ये गलती करते हैं कि वो सबसे पहले पैसे की तरफ भागते हैं, ना कि स्किल सीखने की तरफ या कुछ कोई भी और चीज़ें सीखने की तरफ। अगर आप टीनेजर में हो, ठीक है, आप 20s की एज में हो, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है स्किल सीखने के लिए। यानी कि आप अपने फ्यूचर में आप जो करियर देख रहे हो, जो भी आपने अपनी करियर फील्ड सिलेक्ट की है, आप उसको सीखो अच्छी तरह, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि आप किसी भी स्किल सीखने के बगैर ही आप जाओ और काम पैसे कमाने की तरफ लग जाओ, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। मैं किसी को ये नहीं यहाँ पर कह रहा कि आप सिर्फ स्किल ही सीखते रहो, ठीक है, सारा कुछ सीखते रहो, काम करो ही ना, पैसा कमाओ ही ना, अपने इस एज में 22, 30, 24 में जाके आप कमाओ। मैं यही किसी को नहीं कह रहा, मगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप अगर टीनेजर में हो, 16, 17, 18, 19, 20 की एज तक हो, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है, जहाँ पर आप लोग अपनी ये स्किल्स सीख सकते हो। यानी कि समझ लो कि आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, जो कि आगे काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स भी आती हैं, ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, जो भी आगे आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है, जितनी भी आप आगे फील्ड्स देखना चाहते हो, उसमें से आप सबसे पहले उस स्किल को अच्छी तरह उसमें सीख लो, ठीक है, और उसमें महारत हासिल कर लो। इतनी महारत हासिल कर लो कि जब आप आगे जाओ, किसी भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो या जॉब में जाते हो, तब आप उस वहाँ से पैसे ज़्यादा कमा सको, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि वो स्किल नहीं सीखते और वो डायरेक्ट जाके अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होता और वो वहाँ पर मार खाते हैं, ठीक है। और मैं एक और बात यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा करना चाहूँगा, जो कि मेरी इम्पोर्टेंट भी है। ये अगर आप एक फ़ील्ड में जा रहे हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो एक अलग फ़ील्ड है, यानी कि एक समझ लो ये एक फ़ील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसके अलावा आपने अपनी 3 फ़ील्ड्स अलहदा भी रखनी है, ठीक है। यानी कि समझ लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हो, अपना करियर देख रहे हो, जिससे आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो, या तो आप अपना वहाँ से कहीं जॉब लेना चाहते हो, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहते हो, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आपने एक फ़ील्ड तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ 3-4 स्किल्स आपने और भी सीखनी है इस सब्जेक्ट से हट के, ठीक है। यानी कि समझ लो कभी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका काम नहीं बनता, कहीं पर आपको जॉब नहीं मिलती, या आप अपने बिज़नेस में लॉस खा जाते हो, कोई भी मसला होता है आपके साथ, तो उसके अलावा आपने अपनी 3 से 4 स्किल एक्स्ट्रा रखनी है सीख के, ठीक है? जिसमें आपको पता हो कि हाँ, अगर ये मेरी स्किल नहीं चली, तो मैं अपनी दूसरी स्किल्स पर भी शिफ्ट हो सकता हूँ, ठीक है? ताकि आप वहाँ से भी पैसे कमा सको और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अपना काम, घर का खर्चा वगैरह सब कुछ चला सको, ठीक है? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 4 से 5 स्किल रखो, एक को मेन पे हाथ में रखो, ठीक है? एक मेन पे गाड़ी भगाओ, ठीक है? बाकी पीछे 4 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा सेव रखो, ठीक है? जो कि आपको पैदल जाने में नहीं, आपको गाड़ी पे जाने में, यानी कि समझ लो सेव रखेंगी आपको, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 3 से 4 स्किल्स ऐड करना अपने करियर में भी, ठीक है? और अगर हम, ये तो हमारी बात हो जाती है जी पहले पॉइंट की, अगर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है जी स्विच द जॉब वाइज़ली, ठीक है? यानी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये देखा है कि जो भी बंदे होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, कहीं पे भी कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी के पास भी काम कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि अगर उन्हें कहीं और से अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है ना, तो वो भाग के वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो ना, तो आप वहाँ से देखो कि आपको वहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है, ठीक है। यानी कि समझ लो आप 1-2 साल वहाँ पर लगाते हो और आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। नई से नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, लोगों से बात कैसे करना है, लाइक क्लाइंट हैंडल कैसे करने हैं, आपको नई से नई चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिल रही हैं, लर्निंग कर रहे हो आप वहाँ से। और ये यहाँ पर आपको दूसरी जॉब की अपॉर्च्युनिटी भी आ जाती है, यहाँ से हमने अभी सारा कुछ नहीं सीखा, तो पहले सबसे पहले आपको बता दूँ कि पहले एक जॉब से पूरा कुछ सीख लो, ठीक है? यानी कि समझ लो कि जब आप 4-5 साल वहाँ पर लगा लो, आपको पता लग जाए कि हाँ, मैंने यहाँ से इसका जो मैं अपने मकसद से आया था, वहाँ पर मेरा मकसद पूरा हो गया। जितना यहाँ से मैंने इस जॉब से सीखना था काम, सारा कुछ मैंने वो पॉइंट्स वगैरह मैंने सीख लिए हैं। अब मैं वहाँ पर दूसरी जॉब स्विच कर सकता हूँ, ठीक है? तो तब आप इस वे में अच्छी जॉब आप फाइंड भी कर सकते हो। इसी तरीके को यूज़ करते हुए आपको एक तो लर्निंग भी होगी, और आप अगर आगे जॉब में भी जाते हो, तो आप वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीख पाओगे, ठीक है? जैसे कि आप समझ लो कि मैं हूँ, अगर मैं किसी के पास जॉब कर रहा हूँ ना, अगर मुझे यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है? तो मैं अगर दूसरी जॉब से मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं या मुझे गाड़ी भी दे रहे हैं, तो ठीक है, वो एक अच्छी बात है, वो गाड़ी या सैलरी भी ज़्यादा ये है, वो है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से सीखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ, वहाँ से सीखने को मिलेगा आपको भी, लेकिन यहाँ से आपने जो टारगेट रखा था, वो जब आपका टारगेट पूरा हो जाता है, जब मेरे यहाँ पर 4 से 5 साल पूरे हो जाएँगे, समझ लो, मैं तब यहाँ से इस जॉब को अल्लाह हाफ़िज़ करके उस जॉब पर नई चीज़ें सीखने के लिए चला जाऊँगा। बाकी ये तो हो जाती है अब हमारे 2 पॉइंट्स,
अब हम अपने थर्ड पॉइंट्स पे आते हैं जो कि है जी अर्निंग एक्सपेंसेस। इसकी आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं मंथली में 30,000 रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे जो एक्सपेंस हैं, मेरे जो खर्चे हैं वो 30,000 से ज़्यादा हैं, तो फिर मुझे यहाँ वहाँ से पैसे मांगने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। यानी कि समझ लो जैसे आप हो, आपकी जॉब है जी 30,000 की, 40,000 की, और आपके 40,000 से खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने खर्चे को कम करो जितनी आपकी, यानी कि समझ लो आप अगर 1 लाख कमा रहे हो ना महीने का, उसमें से अपने 30,000 तक अपना एक्सपेंस रखो, ठीक है, अर्निंग एक्सपेंस। बाकी जो आपका बचता है 70,000 वो अलग एक इमरजेंसी फंड में या कहीं इधर उधर के लिए, वो हम आगे बात करेंगे इसके रिलेटेड। और बाकी जो आपका फंड्स बच रहा है वो आप वहाँ पर कहीं और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल इस्टेट में या कहीं पर भी आप करना चाहो, थोड़ा थोड़ा सा करके क्रिप्टो में या कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये है, यानी कि समझ लो कि आप महीने का अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आपका खर्चा जो होना चाहिए मिनिमम 30,000 होना चाहिए, 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ही आप यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वही खर्चे चलते रहेंगे कि आपकी तनख्वाह 40,000 है और आपके खर्चे 50-60,000 हो रहे हैं, तो आपको फिर लोगों से मांगने पड़ेंगे पैसे, फिर आप बहुत ज़्यादा कर्जदार हो जाओगे, फिर यहाँ पर उसके पैसे देने हैं, भाई इसके पैसे देने हैं, टेंशन से भरे रहोगे हर वक्त, ठीक है। तो ये आपके लिए मेन पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट बाकी, अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है जी हमारा बिल्ड एमरजेंसी फंड। यानी कि समझ लो अगर कभी मेरे पर मुश्किल आ जाती है, ठीक है, तो 40,000 से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यानी कि कोई भी मुश्किल आ सकती है, कभी कोई समझ लो अल्लाह ना खास्ता कुछ कोई बड़ा मसला हो जाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है, या कभी भी आपका कुछ ना कोई बड़ा मसला बन जाता है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, एमरजेंसी फ़ंड, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है तो उसमें से सेपरेटली अपना 20,000 या तो 10,000 मिनिमम भी, अगर 10,000 भी आप रख सकते हो तो 10,000 इमरजेंसी फंड में रखते जाओ, ठीक है, जो कि कभी ना कभी आपको काम ज़रूर आएगा, ठीक है। बुरा टाइम का पता नहीं है, वो जब मर्जी आ सकता है, ठीक है, बुलावा थोड़ी देना है कि हाँ भाई अब आ जा, आज नहीं कल नहीं, मेरे पास आज मेरा थोड़ा अच्छा टाइम चल रहा है कल नहीं, तो ये ऐसे नहीं होगा। उसने जब आना है उसने आपके ऊपर टूट पड़ना है आके, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपना इमरजेंसी फंड जमा करके रखना है, कभी भी आपको मुश्किल पड़ सकती है, या कभी आपको आगे घर या समझ लो, इसीलिए कभी आपको मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है, आपको किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, किसी के यहाँ सामने जाके हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि यार मुझे पैसे दे दो, मैं आपको इतनी तारीख को वापस दे दूंगा, मेरी बहुत अशद ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं एक बुरे टाइम में जाकर, एक अच्छे टाइम में, यानी कि एक बुरे टाइम में समझ लो आपके घर खर्चा नहीं है, आपकी जॉब चली जाती है, तो आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं ना, अब आप किसी और के पास मांगने ही जाओगे, जाहिर सी बात है। अब आप किसी और के पास जाओगे, भाई जान पैसे दे दो, तो इससे बेटर ये नहीं है कि आपकी अभी तक 1 लाख सैलरी है तो उसमें से 20,000 तक इमरजेंसी फंड में रखते जाओ, यानी कि कभी आपकी जॉब छूट जाती है, आप रिज़ाइन दे देते हो, कोई भी मसला हो जाता है, तो आप वहाँ से 20,000 आप समझ लो, तो 1 साल में भी आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, तो आप अपने घर वालों को एटलीस्ट उनको ये नहीं होगा कि हाँ उनके ऊपर मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे तवज्जो लाजमी से कीजिएगा। अब ये तो हो जाता है जी हमारा चौथा पॉइंट। अब हम चलते हैं जी अपने पांचवें पॉइंट की तरफ जो कि है टेक दी रिस्क। अब रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। अब ये समझ लो कि आप जब तक रिस्क नहीं ना लोगे आप कुछ बन ही नहीं पाओगे, ठीक है। अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखो। समझ लो कि अगर आप अपने 20s में हो, 16 में हो, 17 में हो, 18 में हो, 19 में हो, तो ये आपके लिए बेस्ट एज है, ठीक है। आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यार क्या ही गवा लोगे, ठीक है। अपना 10,000 गवा लोगे, 20,000 गवा लोगे, 30,000 गवा लोगे, 50,000 गवा लोगे, 1 लाख गवा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा थोड़ी गवाओगे। तो इससे आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि समझ लो आपको नॉलेज होने लग जाता है काम करने का कि हाँ मैंने रिस्क लेना है तो मैंने इतना लेना है। अब ये नहीं मैं कह रहा कि भाईजान पूरा का पूरा घर ही बेच के रिस्क ले रहे हो, ये नहीं मैं कह रहा। यानी कि अगर आप 16, 17, 18 में हो तो आपकी ये बेस्ट एज है रिस्क लेने की, आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो और अपने रिस्क रेशो को भी ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि आपको रिस्क से कभी डर ही नहीं लगेगा, ठीक है। जब आप आगे किसी मुश्किल में जाओगे तो वहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा इस एज में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके बच्चे हो जाएंगे या शादी हो जाती है तब तो आप रिस्क ले ही नहीं ना पाओगे कहीं भी जगह। फिर जैसे भजन जॉब चल रही है वो चलाते रहो, फिर तो ऐसा कोई बचेगा ही नहीं ना। तो ये मैं आपको किसी पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अभी किसी बिजनेस में रिस्क ले रहे हो या कुछ ना कुछ आप कहीं पर एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हो रिस्क लेकर, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप रिस्क लो, ठीक है, आप अपने रिस्क रिवार्ड को भी ज़्यादा करते रहोगे। बाकी अगर बच्चे वगैरह हो गए, शादी हो गई, तो इसके बाद तो आपका कुछ नहीं बनना, बस वही जैसे जॉब चल रही है 9 to 5 वही चलाते रहो फिर, ठीक है। बाकी डिमोटिवेट नहीं कर रहा। बाकी ये तो था जी हमारा 5वां पॉइंट। अब हम चलते हैं जी अपने 6th पॉइंट की तरफ, जो कि है बाय सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। तो बहुत से लोग कहेंगे जी हम सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स क्यों लें जब हम फर्स्ट हैंड चीज़ें ले सकते हैं। अब मैं आईफोन लेने जाऊंगा तो मैं सेकंड हैंड आईफोन क्यों लूँ जब मैं फर्स्ट हैंड नया आईफोन 16 प्रो मैक्स ले सकता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक चीज़ नहीं ले सकते हो, आप नई चीज़ तब लो जब आप उस जैसी चीज़ 3 या 4 ले सको, ठीक है। यानी कि समझ लो आप आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने जाते हो, तो आप आईफोन 16 प्रो मैक्स समझ लो कि आप नया लेना चाहते हो, तो आपके पास 3 से 4 लेने की इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप जाके एक ले सकते हो। नहीं, अगर आपकी इतनी इनकम नहीं है और अगर आपकी ज़रूरत है, वो आप कंटेंट क्रिएटर या यहाँ आपको चाहिए है, बस मैं आपको ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे मुआशरे में ना काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि समझ लो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, उसमें कोई एंड्रॉयड से शिफ्ट हो जाता है आईफ़ोन पे हमारा दोस्त, तो हम भी सब ना उसको देखते हैं और कहते हैं यार इसके पास तो आईफ़ोन है, इसके तो मज़े ही मज़े हैं। बाकी फिर हम भी अपने घर वालों को जाके कहते हैं जी, पापा को कहते हैं कि भैया हमें भी आईफ़ोन चाहिए, जहाँ मर्ज़ी से हमें ला कर दो, ठीक है। तो ये सबसे गलत चीज़ है। अपनी अर्निंग से ले रहे हो तो माशाल्लाह वेल एंड गुड, आप अपनी अर्निंग से लो, वो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। आगे आपको पता होगा कि हाँ मैंने अपनी कमाई से लिया है। अपनी कमाई से ले लो आईफ़ोन, ना कि किसी और को कह के कि मुझे आईफ़ोन लेके दो। और जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे वो थी सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की। यानी कि समझ लो आप गाड़ी या घर लेना चाहते हो, तो आप न्यू ले रहे हो, तो आपको मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप सेकंड हैंड ले लो अगर आपकी इनकम थोड़ी है। समझ लो कि हम थोड़े-थोड़े से पैसे पाई-पाई जोड़-जोड़ के हम लोग घर लेते हैं, तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा थोड़ा छोटा घर ले लो, समझ लो, और बाकी जो पैसे हैं ना इन्वेस्ट कर लो। और जितने भी अभी तक बड़े लोग हैं ना, वो कभी भी यानी कि प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह नहीं लेते, वो अपना इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब समझ लो कि आप महीने का 1 करोड़ आपके पास जमा हो जाता है, अब आप उसे घर ले लेते हो, आपके पास घर ले लिया भाईजान, या आप समझ लो 1 करोड़ की आपने कोई गाड़ी ले ली, वो तो आप घर में खड़ी है, आपका पेट्रोल का खर्चा आप उसके ऊपर और लगाओगे, ठीक है। और यही अगर आप 1 करोड़ रियल एस्टेट में या क्रिप्टो में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर अगर आपको उसको 10% रिटर्न भी आएगा, तो वो आपका 1 करोड़ भी अच्छा खासा आपको प्रॉफ़िट देता रहेगा, ना कि आपसे पैसे लेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि कभी भी आप जाते हो फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट्स किनने, अगर आपकी यहाँ इनकम अच्छी खासी है, यानी कि आप वो उन जैसी चीज़ें 4 ले सकते हो, तो फिर आप लो भई, वेल एंड गुड, आप अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, तो आप वो ले लो जाके। नहीं तो आप अगर नहीं कमा रहे हो उतना और आपके लिए चीज़ अशद ज़रूरत भी है उसकी, तो आप उसको सेकंड हैंड ले लो, जो कि आपको काम भी आएगी आपके नए फ्यूचर में। तो ये थे जी हमारे मिडिल क्लास ट्रैप के कुछ स्टेप्स, जिसमें मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेप शेयर किए। अगर आप इन बातों पे फॉलो कर ले तो आप अपने इस मिडिल क्लास ट्रैप से भी बाहर आ जाओगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा आगे लाइफ में जाके, ठीक है। बाकी इस वीडियो को के भी मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा किसी को भी, कि जो मैंने अगर कोई बात कर दी और आपको गलत लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो आप इनको आगे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बाकी अब उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।